दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे 18वीं लोकसभा के चुनावों में दिखे समीकरणों और संभावित परिणामों की। 18वीं लोकसभा के चुनाव में मतदान के बीच ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह बहुमत मिल जाने के दावे किए, वह आत्मविश्वास से ज्यादा अनिश्चितता का संकेतक लगता है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव बजरंग बली के नाम पर लड़े गए थे। लोकसभा चुनावों में बजरंग बली का नाम ज्यादा सुनाई नहीं पड़ा, शायद इसलिए कि उनके आराध्य श्री राम को ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। अयोध्या में मंदिर निर्माण और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोकसभा चुनावों में क्या भूमिका निभाई, उसका पता भी 4 जून यानी मंगलवार को चल पाएगा, जिसे बजरंग बली का आराधना का दिवस माना जाता है। 7 चरणों में मतदान के बीच ही चुनावों में जिस तरह मुद्दे बदले गए, उनसे भी राजनीतिक दलों की रणनीति के बजाय दिग्भ्रम का ही संकेत गया। यह दिग्भ्रम यानी कंफ्यूजन दोनों पक्षों में देखा। 10 साल के शासन को विकास का ट्रेलर मात्र बताने वाली भाजपा ने भी चुनाव में राम से लेकर पाकिस्तान तक और मटन मछली से लेकर मंगलसूत्र तक तमाम मुद्दे आजमाए, शायद इसलिए कि वह आश्वस्त नहीं थी कि कौन सा मुद्दा मतदाताओं के मन पर प्रभाव छोड़ पाएगा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार के अच्छे दिन आने, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए देने जैसे अधूरे वायदों तथा महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनता से सीधे जुड़े मुद्दों से की थी। लेकिन वह भी बीच मतदान, अरबपति मित्र, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों को आजमाता नजर आया। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष भी असमंजस का शिकार था कि पता नहीं कौन से मुद्दे मतदाता का मन मोह पाएंगे। मतदाता द्वारा अपने मन की था न देना उसकी और लोकतंत्र की परिपक्वता की निशानी है, लेकिन उसकी मुश्किलें और जरूरतें भी न समझ पाना राजनीति के जनता से कटते जाने का प्रमाण है। जनसंपर्क से रोड शो में सिमट गई राजनीति की यही सीमाएं हैं कि वह मतदाता का मन पढ़ने के बजाय उसे मोहने का प्रयास करती है। कार्यकर्ताओं और प्रतिबद्ध समर्थकों से इतर आम मतदाता इन चुनावों में जोर शोर से उठाए गए मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया देता नहीं दिखा। इसी से राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी, जिसे वह चुनाव के बीच ही बहुमत मिल जाने का दावा कर छिपाने की कोशिश करते दिखे। साफ कहें तो मतदान के बीच भी मुद्दों के बदलाव के बावजूद इन लोकसभा चुनावों में किसी दल या पक्ष की लहर नहीं दिखी। शायद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन चुनावों में यही बड़ा बदलाव है। ये चुनाव मतदाता के अपने मुद्दों और स्थानीय समीकरणों पर ज्यादा केंद्रित दिखे। जाहिर है, हवा बनाकर राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को यह अच्छा नहीं लगा होगा, पर 5 साल में चुनाव ही तो वह अवसर है जब मतदाता वह करते हैं जो उन्हें अच्छा और सही लगता है। अगर मतदाताओं के मुद्दे और स्थानीय समीकरण पर इन चुनावों का आकलन करें तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस चुनावी दंगल में मंगलवार को किसका मंगल होने जा रहा है। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा सबसे बड़ा दल, सबसे मजबूत राजनीतिक दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। फिर भी भाजपा के लिए 370 और उसकी अगुवाई वाले राजग के लिए यानी एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य बहुत दूर की कौड़ी लगती है। इसके बावजूद यह तय है कि भाजपा ही 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल होगी। भाजपा और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, यह भविष्यवक्ताओं का विषय है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है, आकलन है कि सीटें बढ़ने के बजाय घटने का खतरा ज्यादा है। कारण भी बहुत स्पष्ट है। अपने प्रभाव क्षेत्रों में भाजपा 2014 और 2019 में अपना लगभग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सुखबीर सिंह बादल के श्रोमणी अकाली दल के अलगाव के बाद एनडीए भी पहले जितना मजबूत नहीं रह गया है। गिनती के लिहाज से एनडीए का कुनबा भले ही बढ़ गया हो, पर ताकत घटी है। मुख्यमंत्री बना दिए जाने के बावजूद
एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री बना दिए जाने के बावजूद अजित पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में संभावित चुनावी समीकरण को से होने वाले चुनावी नुकसान को कम करती नजर नहीं आती। कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड की एनडीए में वापसी विपक्ष के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसके बावजूद वहां से 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीत लेने की खुशफहमी भाजपा को भी नहीं है। कर्नाटक में सत्ता में रहते हुए 2019 में भाजपा ने समर्थित निर्दलीय समेत 28 में से 26 लोकसभा सीटें जीत ली थी। अब वहां कांग्रेस की सरकार है। अगर भाजपा आधी सीटें भी बचा ले तो बड़ी बात होगी। राजस्थान में सरकार बना लेने के बावजूद पहले की तरह सभी 25 लोकसभा सीटें जीत लेने का दावा भाजपा नेता भी निजी बातचीत में नहीं करते। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीत पाना इस बार संभव नहीं दिखता। 7 सीटों वाली दिल्ली में भी झटका लग सकता है। शायद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 सीटें भाजपा के हाथ से फिसल जाएं। ऐसे में सवाल यही है कि अपनी सीटों में संभावित कमी की भाजपा भरपाई कहां से करेगी। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और फिर अचानक जयंत चौधरी के आरएलडी के पाला बदलकर एनडीए में चले जाने से ऐसा लगा था कि भाजपा अन्य राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश से कर लेगी। ध्यान रहे कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 2014 में 71 और 2019 में 62 जीती थी, लेकिन बाद में जिस तरह मुद्दे बदलने पड़े और सपा कांग्रेस गठबंधन ने स्थानीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का बेहतर चयन किया, उससे वो भरपाई मुश्किल दिख रही है। ऐसे में सीटों के संभावित नुकसान की भरपाई की भाजपाई उम्मीदें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम जैसे राज्यों पर टिक गई है, पर वहां भी संभावनाएं असीमित नहीं, सीमित हैं। पश्चिम बंगाल में किस्मत से 1-2 सीटें बढ़ जाएं तो बात अलग है, वरना पूरा जोर लगाने के बावजूद भाजपा की चुनौती 18 सीटें बरकरार रखना ही लगती है। अगर विपक्ष का यह दावा सही साबित हुआ कि चुनाव उसने नहीं जनता ने लड़ा है, तब तमाम आकलन बेमानी साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार।